हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज है संडे और यहाँ पे करेंगे मिसलेनियस का धमाका। तो दिल थाम करके यहाँ पे रहिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें साइंस का क्वेश्चन, सोशल का क्वेश्चन, मैथ का और हिंदी इंग्लिश ग्रामर का सवाल रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पिछले संडे भी पढ़े थे टेस्ट फर्स्ट, यहाँ पे टेस्ट सेकंड रहेगा। संडे का धमाका मतलब 50 सवाल इसमें इंक्लूड है। 50 सवाल तो कम से कम 30 मिनट तो जरूर बनेगा वीडियो, है ना। 30 मिनट तो पक्का लगेगा, जितना फास्ट बढ़े 30 मिनट तो पक्का लगना है। तो अगर लगे कि मैं 30 स्पीड बोल रहा हूँ, स्पीड में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जो बाद में देख रहे हैं ना, वीडियो पहले रोक लेना। रोकने के बाद आप पहले आंसर सोच लेना, बना लेना, कॉपी पे लिख लेना, तब जाकर के वीडियो आगे बढ़ाना, तब लगे कि हाँ हम भी कुछ बना रहे हैं। और लास्ट में मुझे 50 में 50 कमेंट करना कि कितना बनाए हो। और मुझे उम्मीद है उन सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट से जो इस चैनल पे कंटिन्यू पढ़ रहे, कंटिन्यू, है ना। तो उम्मीद है कि 50 में 50 लाएंगे, 100% लाएंगे। 100% अगर नहीं आया तो 95% से तो नीचे नहीं आएगा, ये मेरा उम्मीद है। तो स्टार्ट करें, चलो 1 बाय 1 करके आंसर देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, कोयला। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है वो है सूर्य। क्या है? सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सूर्य जो ऊर्जा का सबसे अंतिम स्रोत है। आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए थे? जितना सवाल मैं पूछ रहा हूँ ना, सभी सवाल एग्जाम में आया हुआ, सब इंपॉर्टेंट सवाल है। इंपॉर्टेंट सवाल वही होता है ना जो एग्जाम में आया हुआ सवाल होता है। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 2, 8, 10, 6। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी, 10। बहुत बार सवाल पढ़ा दिया आप लोग को, लेकिन एज ए मिसलेनियस टेस्ट के रूप में तो सवाल तो फिर रहेगा ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवक में, जंतुओं में, हरे पौधे में, परजीवियों में। तो सवाल कोई खास हार्ड नहीं है, आप लोग तो कंटिन्यू पढ़ते आ रहे तो सवाल तो ईजी हो गया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो होती है हरे पौधे में, है ना। पेड़ पौधे तो करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ओके, अगला सवाल देखो, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। ये सवाल मैं पिछले बार करवाया था, मेरे से मिस्टेक 2-3 सवाल इसमें है जो मिस्टेक मैं कर दिया था पिछले बार। अब यहाँ पे मैं सुधार लिया हूँ कि फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में या सुक्रोज के रूप में। तो 4 का आंसर हमारा होगा ऑप्शन हमारा डी, सुक्रोज के रूप में। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग लाल होता है? पौधे का रंग हरा होता है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो अब तक तो बहुत हल्का हल्का सवाल मिला था आपको, है ना, और बिल्कुल बना दिए होंगे कि पौधे का रंग जो हरा होता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण, ल्यूकोप्लास्ट के कारण, फाइटोक्रोम के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का आंसर होगा क्लोरोफिल के कारण। जानते हैं क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। अब ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ठीक है, अगला सवाल, ये आगे सोशल का, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुत बार मैं करवाया हूँ। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? अंबेडकर, काशीराम, मायावती, रामविलास पासवान। तो क्या इसका आंसर होगा? काशीराम। काशीराम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? काशीराम थे। और ये बहुजन समाज पार्टी है ना, ये राष्ट्रीय दल है, नेशनल पार्टी है। ठीक है, और अभी इसके अध्यक्ष है मायावती, जो कि उत्तर प्रदेश की ये पार्टी है। और इसका जो है ना हाथी छाप, जानते होंगे हाथी छाप। अगला सवाल देखो, लोकतंत्र की उपलब्धियों में से सबसे अधिक सहायक है? लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? निर्धनता, शिक्षा, विषमता, विकास। सबसे अधिक अगर लोकतंत्र की उपलब्धियों में से देखा जाए, जो लोकतंत्र की जो उपलब्धियां हैं, अगर सबसे अधिक सहायक है तो वो है विकास। क्या है? विकास। आंसर क्या हमारा होगा? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, दल बदल कानून लागू होता है किस पर? आपको पता है दल बदल कानून किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर, उपराष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति पर, इनमें से सभी। तो राष्ट्रपति तो कभी दल बदल करता नहीं, उपराष्ट्रपति कभी दल बदल करता नहीं। तो विधायक वगैरह सुने होंगे ना, यहाँ तो सुने होंगे, जैसे कि बिहार में ही सुन लीजिए, जैसे नीतीश कुमार का नाम सुन आता है ज़्यादा करके। या तो आप अभी देखे होंगे जी, महाराष्ट्र में देखोगे ना, महाराष्ट्र वाला जो कुछ महीने पहले कि वहाँ पे सभी विधायक को खरीदा जा रहा था, बेचा जा रहा था। मतलब यही दिख रहा था, ये दल बदल है, कभी इससे इसमें, इससे इसमें, दल चेंज कर देना, सत्ता चेंज करना, वही होता है दल बदल। मतलब ये पार्टी से वो पार्टी, वो पार्टी से ये पार्टी, जहाँ फायदा मिला वहाँ घुस गया, ये होता है दल बदल। तो ये कौन करता है? विधायक करता है और संसद करता है, सांसद। अगला है, निम्न में कौन बीमारू राज्य है? बहुत बार मैं सवाल करवाया हूँ, ठीक है, और आपसे ये सवाल आप गलत नहीं होना चाहिए कि बीमारू राज्य इनमें से कौन है। ऑप्शन देखते ही लगा देंगे ऑप्शन डी। और कभी कभी सवाल आता है कि इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है,
तो 3 रहता है जो दिया रहता है, तो बिहार, ठीक है, और आपका मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सब जो है बीमारू राज्य है, ठीक है। तो नहीं रहेगा तो इसके सिवा छोड़ के कर देंगे, है ना। अगला सवाल, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार, ये भी बहुत बड़ा है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हमारा क्या होगा? जिनेवा। जिनेवा इसका मुख्यालय है विश्व व्यापार संगठन का, और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। अगला सवाल, 2 लगातार संख्याओं का मासा, ये देखो मैथ का सवाल आ गया जी। तो 2 लगातार संख्या ले लीजिए, कोई लेते अपने मन से कोई भी ले लीजिए, 6 7 ले लिया। अब इसका निकालिए मासा, बोले तो HCF, क्या होता है? HCF। तो इन दोनों का HCF कितना होगा? कभी कॉमन होगा नहीं, तो यानी कि 1 के बराबर होगा, है ना। कुछ भी संख्या ले लो, 100 ले लो, 101 ले लो, तो इसका भी HCF निकलेगा नहीं, है ना, कॉमन तो होगा नहीं, तो आंसर हमारा क्या होगा? 1 होगा। अगला सवाल, बिंदु दिया हुआ है 2 3 की दूरी मूल बिंदु से कितना होगा? मूल बिंदु से 2 3 की दूरी निकालना है। तो मूल बिंदु 0 0 जानते हैं फॉर्मूला, और ऐसे मूल बिंदु 0 0 होता है। क्या होता है? x² + y², मैं बताया था आपको बहुत अच्छे तरीके से। तो x से कितना हमारा 2 का स्क्वायर है, और y कितना है? 3 का स्क्वायर है। तो 2 दूना 4, 3 3 9, कितना होगा? 9 4 13 का स्क्वायर, 13/√13, यानी कि कितना आंसर होगा हमारा? C इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखें, ये देखिए बड़ा अच्छा सवाल, 13 नंबर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कॉपी कलम जरूर निकाल के बैठे हुए तो जरूर बनाइएगा। देखो क्या है ना, ये एक पहले 8 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या है वाला वृत्त है, ठीक है, वृत्त बना लिया, और इसके अंदर में है एक वर्ग, तो त्रिज्या हमको बड़ा, वृत्त बड़ा बनाते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। गोल तो हो जाए सही से, चलो ये मैं गोल कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? वर्ग है, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, वर्ग बना दो, और क्या हो गया। अब बोलता है कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो आपको पता है जी वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर, ये होता है ना, भुजा स्क्वायर, ए का स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर, है ना, भुजा का स्क्वायर करते हैं। तो चलो, तो भुजा का स्क्वायर कर दीजिएगा, या तो भुजा हिंदी में लिख सकते हो भुजा का स्क्वायर। तो भुजा ज्ञात रहेगा तब तो, ये तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। तो आप मुझे बताओ, मान लो कि वृत्त का यहाँ पे मान लो केंद्र होगा, तो यहाँ से जो दूरी यहाँ जाएगा, देखो ये जो दूरी जाएगा ऐसे, मान लो यहाँ पे केंद्र है, ठीक है, तो ये जो दूरी जाएगा ये वृत्त का क्या है? बोलो, वृत्त का क्या है ये? तो ये है वृत्त का व्यास। क्या है? वृत्त का व्यास, है ना। देखो इससे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? वृत्त का व्यास बोलेंगे यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक 8 था त्रिज्या, तो इधर भी त्रिज्या 8 हो गया, यानी कि r बराबर 8 था, तो d कितना हो जाए? 8 दूना 16 हो जाता है। तो 16 हो गया वृत्त का व्यास, और जो वृत्त का व्यास है ना, ये वर्ग का विकर्ण भी है। तो देखो तो है कि नहीं, वर्ग जो दे रहा है ये, इस वर्ग का विकर्ण है कि नहीं? बोलो, ये वर्ग का विकर्ण नहीं होता ना, ये वर्ग बन गया, और इसका विकर्ण नहीं होता है। तो 63 से देख रहे विकर्ण, तो यानी कि वृत्त का व्यास जो है वर्ग के विकर्ण के बराबर है ना। वृत्त का व्यास कितना है? 16 है, और वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √2 गुना भुजा, ऐसे होता है। तो a का वैल्यू कितना निकालेंगे? 16/√2, तो इसको परमेयीकरण कर दो, है ना। क्या होगा? 16√2/2, 2 8 16, कितना जाएगा? 8√2। तो क्या अब हमारा निकला? a निकल गया। क्या निकला? a निकला। अब निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा स्क्वायर कर दीजिए, 8√2 का स्क्वायर, तो 8 8 64, √2 का 2, तो 4 दूना 8, 6 दूना 12, 128। कितना गया आंसर हमारा? 13 का आंसर हमारा क्या हो गया? डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए अच्छे तरीके से? अगला देखो सवाल। हाँ, अगला कहाँ चला गया? ओ मैं ज़्यादा आगे बढ़ गया मैंने। चलो ये देखो सवाल, अगला सवाल देखो, बहुत अच्छा ये भी सवाल समझने के है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF में ये दिया हुआ है, दोनों समरूप है होंगे। समरूप होने का कंडीशन क्या है? यानी कि पहले तो त्रिभुज बनाते ABC, और एक त्रिभुज है DEF, ठीक है। AB बटा D, मतलब AB जो है D के बराबर है, और BC बटा DF ये वाला BC जो है DF इसके बराबर है। अब यहाँ देखना है, अब बोलता है कि समरूप अगर है तो समरूप होने का शर्त क्या है? तो कोण भी बराबर होना चाहिए इसका। समरूप मतलब क्या होता है? कोण बराबर हो, है ना, मतलब उसी आकार का हो। तो देखो कोण B कोण E के बराबर होगा। बोलो, कोण B जो है कोण E के बराबर होगा। आप यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, कोण B जो कोण E के बराबर हो रहा है, कोण B कोण E के बराबर कैसे होगा बताओ? कोण B कोण, जब AB है तो D है, और जब BC है
तो DF है, ऐसे है। फिर देखो कोण B कोण D के बराबर होगा, कोण B कोण D के बराबर है ना, तो नहीं होगा। कोण A कोण F, कोण A यहाँ कोण F यहाँ, कैसे होगा? कोण A कोण D भलो मिल सकता है, कोण A कोण D भलो ही मिल सकता है ये। तो आंसर क्या हमारा होगा? इसका आंसर B हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखो सवाल, अगला बोलता है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होगा? संगत असंगत पढ़े कि नहीं पढ़े बताओ? संगत असंगत पढ़े कि नहीं पढ़े ना जी? तो संगत बोलते हैं जिसका एक हल हो, संगत हो जाएगा, और जिसका अनेक हल हो, एक ही लाइन पे डबल लाइन, जिसको बोलते हैं संपाती। अनेक हल हो ये भी संगत है, और जिसका एक हल हो वो भी संगत है। और असंगत मतलब समांतर रेखा जाएगा जिसका कोई हल ही नहीं हो, इसको बोलते हैं असंगत। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा ये सही आंसर होगा। अगला सवाल देखो, टूथपेस्ट होता है, क्या होता है टूथपेस्ट? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन सभी। तो टूथपेस्ट जो ब्रश करते हैं ना घर में, सुबह सुबह उठते हैं तो देखते कितना खराब मुंह महकता होगा, है ना? कभी देखिए महसूस करके। तो टूथपेस्ट कैसा होता है? तो एक्चुअली मुंह में ना अम्ल की मात्रा जो है बढ़ जाती है, ठीक है, उससे बदबू आने लगती है। तो टूथपेस्ट क्षारीय रहेगा तभी तो खत्म करेगा अम्ल को, है ना? क्षार रहेगा तब ना खत्म करेगा। ओके, अगला देखो, कौन विद्युत का सूचालक है? सूचालक, विद्युत का सूचालक मतलब विद्युत प्रवाह हो सके उसमें। सल्फर में होता है विद्युत प्रवाह, जिसको गंधक बोलते हैं। सल्फर का दूसरा नाम क्या है? गंधक नाम, याद रखो, गंधक सल्फर को बोलते हैं, ठीक है, एस। तो इसमें नहीं होगा। क्लोरीन तो गैस है ये, है ना? आयोडीन तो ये देख रहे हैं ये भी अधातु है। तो ग्रेफाइड क्या है? यही तो धातु है। और एक ज़्यादा धातु पे ही, सॉरी, ग्रेफाइड भी अधातु है, ग्रेफाइड भी अधातु है, लेकिन एक्सेप्शन में है। तो अधातु होते हुए विद्युत का क्या है? सूचालक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, लगभग सब के सब अधातु है, ये अलग है, ये धातु है, बाकी ये सब देखो अलग। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा ग्रेफाइड। क्लियर है? अगला देखो, कार्बोक्सिल समूह कौन है? इनमें से कार्बोक्सिल समूह आपको चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, पढ़े होंगे क्रियाशीलता समूह, है ना, पढ़े होंगे। तो उसी में कार्बोक्सिल समूह आता है। तो ये कौन सा होगा? हमारा आंसर सी होगा, ये है कार्बोक्सिल समूह। और CHO ये आपका एल्डिहाइड समूह मिलेगा, ठीक है, एल्डिहाइड समूह। और ये कीटोन समूह होगा, और ये ईथर होगा, है ना, ईथर, याद रखेंगे। अगला देखो सवाल, आमीटर किससे मापा जाता है? आमीटर जो है किससे मापता है? आमीटर से किसको मापते हैं? धारा, आवेश, विभव, शक्ति। तो आमीटर से विद्युत धारा मापते हैं ना, आमीटर से किसको मापते हैं? विद्युत धारा को मापते हैं। आंसर हमारा क्या होगा? इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको पता है विद्युत धारा कैसे मात्रा? एम्पियर होता है जी, है ना, एम्पियर होता है। आवेश का कूलाम होता है, विभव का वोल्ट होता है ना, विद्युत शक्ति का वाट होता है। ये सब याद रखें, ठीक है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? वो बदलता है विद्युत मोटर। कौन बदलता है? विद्युत मोटर बदलता है। इन बात को एकदम ध्यान कर ले, और अपने क्या बोलते हैं, मुट्ठी में या तो फिर कोई कपड़ा उसको मतलब गट्ठर बांध कर रख ले। ये सब सवाल गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर बदलता है। और इसी को उल्टा बोला, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो हो जाएगा जनरेटर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो जनरेटर बदलता है। ऐसे भी देखो, मैं बताता हूँ इसको कैसे याद करेंगे। जनरेटर को चालू कैसे करते हैं? हाथ से लगाते हैं, हाथ से चालू करते हैं, यानी कि उसको यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करते हैं हम लोग। हाथ से हैंडल उसको देते हैं तो जाके विद्युत बदल जाता है। विद्युत मोटर को हाथ से चालू करते हैं कि नहीं? बटन चालू करते, बटन दबाए, मोटर चालू, यानी कि विद्युत करंट उसमें दिए और यांत्रिक ऊर्जा शुरू हो गया, मतलब पानी भरना जो भी काम हुआ, है ना, शुरू हो गया यांत्रिक ऊर्जा उसमें, है ना, मोटर से। अगला देखो, कौन बहुपद नहीं है? लो फिर से मैथ आ गया। बहुपद और होने और नहीं होने का शर्त मैं आपको बहुत बार बताया हूँ कि जो रूट में, अगर एक से रूट में है जिसका रूट नहीं निकल रहा है ना, रूट में है कि मतलब ये हुआ जिसका एक्स का रूट नहीं निकल रहा। अगर एक्स स्क्वायर रूट में है तो निकल जाएगा। तो जो एक्स रूट में है बाहर नहीं निकल पाएगा, वो बहुपद नहीं होगा। और जो एक्स बटा में होगा वो भी बहुपद नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे कौन है, ये तो बाहर निकला हुआ है, ये बाहर, ये भी बाहर, तो बटा में यहाँ दिख रहा है, तो आंसर हमारा क्या होगा? डी जो है बहुपद नहीं है। अगला देखो, सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? कौन नहीं जानता इसको? बच्चा जानता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। सेक थीटा किसको बोलते हैं? 1/cos थीटा, है ना। अब तक उम्मीद है कि आप लोग एकदम धड़ाधड़ बना रहे होंगे। एक घन संपूर्ण पृष्ठ, एक घन समझते हैं ना, घन आप पढ़े ना, उस घन का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आयतन बताना है। तो घन जो क्यूब होता है, घन का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का क्यूब। क्या होता है? भुजा का क्यूब। और कितना दिया हुआ है? 216। तो ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे? संपूर्ण घन है ना, हाँ, तो 216 का घन निकाल लो।
नहीं नहीं नहीं, ये फार्मूला नहीं होगा। क्षेत्रफल है ना, तो घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, और ये 216 दिया हुआ है। बात वही, आंसर वो इतना ही आता। अच्छा, ए 6 से कटेगा 36 बार में, है ना, 6 छक 36 छक 216, तो ए स्क्वायर बराबर 36 हो गया। ए का वैल्यू कितना हो गया, 36 का ओवर रूट कितना गया, 6 आ गया। तो ए का वैल्यू 6 आ गया। अब आयतन क्या होता है, अब घन का देखो, घन का जो है ना आयतन होता है जी, आयतन होता है भुजा क्यूब, तो 6 का क्यूब वही आएगा 216 ही आएगा, 6 का क्यूब भी 216 होता है, ठीक है। याद रखें, आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। समझ में आ रहा ना सब सवाल, इसका तो खैर हल्का हल्का बच्चा वाला टाइप का सवाल है। किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी, प्रायिकता जो दिया हुआ है वो मतलब प्रायिकता होने का शर्त बता रहा आपको कि प्रायिकता 0 से बड़ा होगा तो प्रायिकता कहलाएगा, है ना, ये मतलब है ना। 0 से छोटा हो जाएगा तो प्रायिकता कहलाएगा, मतलब कि माइनस में आंसर आ जाएगा तो प्रायिकता कहलाएगा नहीं जी। अगर 1 से छोटा हो जाए तो क्या प्रायिकता कहलाएगा, तो खाली 1 से छोटा होने से शर्त नहीं क्या बोला जाएगा ना, शर्त कम करना है। तो शर्त ये हो, देखो ये बोला -1 ये भी नहीं चलेगा। शर्त हमारा डी है कि प्रायिकता जब भी प्रायिकता होगा वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, यानी कि 0 हो जाएगा या 1 हो जाए, अच्छा 0 हो जाए या 0.1 हो जाए, 0.2 हो जाए, 0.3 हो जाए, और 1 हो जाए या 1 से छोटा हो जाए। 1 से बड़ा 2 का भी प्रायिकता नहीं हो सकता, 3 का भी प्रायिकता नहीं हो सकता। जब भी हो तो 1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। 0.5, 9 ऐसे जो भी रहेगा ना 1 से छोटा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके जी, तो ये देखो अब शून्यक निकालना है। शून्यक निकालना किसको नहीं आता यार, बताओ तो, कितना दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ। शून्यक निकालने के लिए x² - 2x - 3 x², 3 एकम 3, तो 3 एकम 3, 3x में से x 2x हो जाएगा। अब देखो x - 3, x - 3, तो x - 3 मिल रहा, x - 3 बराबर 0, x +1 मिल रहा है, ये x + 1, तो x + 1 x बराबर क्या होगा -1, तो 3 अब -1 कहाँ दिख रहा, देखो मिल रहा ना। हम कुछ नहीं करेंगे, सब आप ही लोग कीजिएगा। बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए भाई, कौन नहीं बोलेगा बाढ़ आए तो क्या करे, खेत में डूब जाए, नहीं, गांव के बाहर निकल जाए, इससे भी काम नहीं चलेगा। तो जाएंगे ऊंची भूमि, उच्च भूमि, जहाँ पे उच्च भूमि रहेगा, पहाड़ वगैरह रहेगा, वहाँ पे चल जाना, ठीक है। अभी से ट्रेनिंग में दे रहा हूँ। नदियों में किसी बिहार का शोक है, इसमें इस नदी में से किसको बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है ना। बहुत बार सवाल पढ़ा है, बिहार का शोक इस नदी को, किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ओके जी, अगला सवाल देखो जी, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना है ना। बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका कार्यकाल कितना है, उसका टाइम पीरियड कितना है, तो कितना है, तो 5 वर्ष। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है। अगला देखें, जनता दल यूनाइटेड JDU, इस सवाल का भी मैं आंसर पिछले बार जो है गलत बता दिया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। JDU जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था, वो हुआ था 1999 में। एक्चुअली क्या है ना, देखो शरद पवार के नेतृत्व में ये गठन हुआ था 1999 में, लेकिन नीतीश कुमार 2003 से नीतीश कुमार का चेहरा सामने आने लगा, तो लोग जो है ना, नीतीश कुमार जब उस चेहरा सामने आया, और मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही, पहली बार जो मुख्यमंत्री JDU का जो मुख्यमंत्री बने थे, सबसे पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने थे, ठीक है। हालांकि शरद पवार थे, उसके नेतृत्व में इस सरकार का गठन हुआ था, तो स्थापना तो पूछ रहा ना, गठन कब हुआ 1999, ठीक है। लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बने थे उस टाइम, लेकिन जब मुख्यमंत्री बने थे 2003 में, वो बने थे नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार NDA यानी कि NDA बोले तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि BJP, उसी से निकल करके ये नीतीश कुमार बाहर आए थे। तो उस टाइम जो बने थे, तो लोग नीतीश कुमार को नाम से जानते हैं कि नीतीश कुमार 2003 में आए, और मतलब सामने आए, इलेक्शन लड़े, मतलब 2005 में बने हैं मुख्यमंत्री, लेकिन चेहरा सामने इनका आया है, ठीक है। तो है ना, तो इसीलिए आंसर हमारा C होगा, D नहीं होगा। अगला सवाल देखो, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी के सरकार का गठन किया गया। 1977 में सबसे पहले याद रखें कि कांग्रेस के बाद, जब से भारत आज़ाद हुआ 1947 में, 1947 जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद कांग्रेस का ही सरकार रहा, ठीक है। लेकिन 1977 में कांग्रेस सरकार चेंज हो गई, और किसके नेतृत्व में, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। 30 का आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए। देखो 20 मिनट हुआ, 30 सवाल कंप्लीट कर लिया ना, 20 मिनट होने वाला है, 30 सवाल कंप्लीट कर लिए, तो क्या उम्मीद नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। देखो यार हिंदी वाला आ गया, तो देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो चेंज करके दिया, कभी हिंदी, कभी इंग्लिश, कभी मैथ। आपको पता है किसी महान व्यक्ति ने बोला है कि अगर आप पढ़ते पढ़ते थक जाओ तो क्या करो, चैप्टर बदल दो। यही बोला गया ना, अगर आप हिंदी पढ़ते पढ़ते थक जा रहे हैं, चैप्टर बदल दो। मतलब ऐसा नहीं कि
पबजी खेलने लगो, व्हाट्सएप चलाने लगो, फेसबुक नहीं। अगर आप पढ़ते पढ़ते एक जो पढ़ने वाला जो पढ़ाकू होता है ना, मतलब अच्छा करने वाला होता है, उसके लिए सजेशन ये है कि अगर आप पढ़ते पढ़ते थक गए, फिजिक्स पढ़ रहे थक गए, तो तुरंत चेंज कर दो, मैथ पढ़ना लगो, मैथ से थक गए हिंदी आ जाओ, हिंदी थक गए इंग्लिश में आ जाओ, ऐसे करो तो आपका थकान दूर हो जाएगा। ठीक है, ये पढ़ने वाले स्टूडेंट का कैप्सूल है। आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। ठीक है, आंसर हमारा सी होगा। अगला देखो, वातावरण का संधि विच्छेद क्या है? मजा आ रहा ना? वातावरण का संधि विच्छेद क्या होता है? तो हर कोई जानता है, वात जोड़ आवरण। क्या होता है? वात जोड़। संधि विच्छेद पढ़ेंगे ना तो आपको, आप तो पढ़े होंगे यार संधि विच्छेद, तो 7वां 8वां 9वां पढ़ते यार, धीरे धीरे 10वीं में तो मैं भी पढ़ा दिया हूँ, है ना। तो वातावरण का संधि विच्छेद क्या है? वात जोड़ आवरण। जैसे विद्या जोड़ आलय, है ना। महेंद्र, महा जोड़ इंद्र, महेंद्र, बहुत सा है इसमें। अगला देखो, रामायण शब्द किस संज्ञा का होता है? संज्ञा पढ़े, संज्ञा 5 प्रकार का होता है, सबको पता है। कौन कौन होता है सब पता है, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो संज्ञा 5 प्रकार का होता है। अब बताने कि रामायण कौन सी संज्ञा है, तो रामायण कोई खास किताब का नाम है कि नहीं? एक धर्म का खास किताब का नाम है। अगर मैं बोलूँ मैं रामायण पढ़ रहा हूँ तो आपका माइंड चल जाएगा, अच्छा वही रामायण ना जिसके लिखने वाले वाल्मीकि है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं बोलूँ धार्मिक किताब पढ़ने जा रहा हूँ तो आपके दिमाग में अरे बाप रे कौन धार्मिक किताब पढ़ेगा, या यजुर्वेद पढ़ेगा कि सामवेद पढ़ेगा कि रामायण पढ़ेगा कि कुरान पढ़ेगा कि बाइबिल पढ़ देगा, कौन पढ़ेगा पता नहीं चल रहा। तो मतलब क्लियर जिससे पता चले उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक। क्या बोलते हैं उसको? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जब क्लियर पता नहीं चले तो जातिवाचक। जैसे कि धर्म किताब, खाली किताब बोल दे तो कौन किताब है यार, लेकिन बोल दे रामायण तो क्लियर हो गया, है ना। अगला देखो, कोई सर्वनाम, अच्छा कोई किस सर्वनाम का उदाहरण है? कोई जो है ना, कोई जो लिखा हुआ है ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक। तो पता ही नहीं चल रहा कौन, कोई आपको मिठाई दे रहा, कौन दे रहा भाई मिठाई, पता ही नहीं चल रहा कौन मिठाई दे रहा। तो कोई बोले तो कोई, मतलब पता नहीं चल रहा, तो आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। ओके, अगला देखो, जिसके लिए काम किया जाए उसे क्या कहते हैं? कौन सा कारक है? तो जिसके लिए, कर्ता ने कर्म को करण से, बहुत समय पढ़ा दो, संप्रदान के लिए होता है ना, संप्रदान के लिए। तो जिसके लिए, जैसे आपके लिए मैं पटना जाऊंगा, आपके लिए मैं दिलो जान यहाँ पे देने के लिए तैयार हूँ, तो के लिए जो आया ना क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो बड़े ही मज़ेदार का सवाल है। कर्ता तो जानते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ठीक है, तो ये सब याद रखें। अगला देखो, अरे भाई ये फिर आ गया मैथ वाला सवाल। चलो टेंशन क्या लेना है, दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया और उनका मासा दे दिया तो लासा निकालना है। किसको नहीं आता है? आपको फॉर्मूला पता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। अब हमको क्या निकालना है? लासा निकालना है। तो LCM बराबर क्या होगा? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा HCF। फार्मूला तो कितना है? दोनों का गुणनफल दिया हुआ है यहाँ पे 86 70 बटा 17। इसको काटा पीटी करोगे ना तो 510 आएगा। कितना आएगा? 510 आंसर आ जाएगा। काटिएगा इसको, ठीक है, 36 से। हाँ तो 36 का आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगले देखो जी, ये देखो सवाल आ गया जी। एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है। घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है। इसके 10 मिनट में कितना क्षेत्रफल लेगा? यानी कि घड़ी है, ये मिनट की सुई है, यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और 10 मिनट कहाँ जाएगा? जैसे 12 पे खड़ा तो 1 2 पे जाएगा, है ना, 3 पे तो 15 मिनट हो जाता है। अब बोलते 10 मिनट में ये जो क्षेत्रफल हुआ, ये क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताओ, जो मिनट वाली जो सुई है एक चक्कर लगा देगी मिनट वाली सुई, तो कितना समय लगेगा? तब बोलेंगे सर मिनट वाली सुई एक चक्कर लगाएगा तो 60 मिनट लगेगा। बिल्कुल सही सोचे, यानी कि मिनट वाला सुई एक चक्कर लगाएगा तो 60 मिनट लगेगा। और जब 60 मिनट लगेगा तो कितना डिग्री कोण बनेगा? एक 360 डिग्री कोण बनेगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र पे बना कोण 360 डिग्री होता है। यानी कि 1 मिनट क्या होता है? मिनट की सुई 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा? 360 डिग्री कोण बनाएगा। तो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा? 360 बटा 60, काटा पेटी करो, 6 डिग्री। 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बना रहा, तो 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाएगा। अब यहाँ क्या हो रहा है? 10 मिनट, तो 10 मिनट में कितना कोण बनाएगा? आप सोच रहे सर कोण क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कहाँ से लाइएगा? नानी घर से लाइएगा, यही से नहीं लाइएगा जी, है ना। तो यहाँ पे 10 मिनट में, तो 10 मिनट में कितना होगा? 6 गुना 10 कितना हो जाएगा? तो 60। अब इस पर बैठा दीजिए मूर्ति की तरह, है ना, 60 गुना 360 बैठ गया। जिसको जैसे बोलिएगा वैसे हो जाएगा, है ना। आर कितना है? आर वही तो त्रिज्या है, यही तो 21 सेंटीमीटर, यही तो त्रिज्या है। 21 गुना 21 तो 0 0 खत्म, 6 6 36, 6
अच्छा, सत्या 21, 3 दूना 6, 2 से कटा 11। समझ में आया मेरी बात? देखो फिर से, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, आर कितना 21 गुना 21। देखो समझो, 0 0 खत्म, 6 छक 36, ठीक है। सत्या 21, 3 दूना 6, 11 दूना 22, 11 को 21 से गुना कर लो तो 21 11 गुना करते 1 3 2, 231 आ गया हमारा आंसर। सी बिल्कुल सही है। ओके, जो बनाए बिल्कुल सही। अगला देखो, कितने 2 अंक की संख्या 3 से विभाजित होगी? बड़ा अच्छा सवाल है कि 2 अंक वाली कितना संख्या है जो 3 से कट सकता है। तो 2 अंक वाली कौन कौन संख्या होता है? 10 से लेकर 99 तक होता है। और इससे ज़्यादा हो सकता है क्या? 100 करेंगे तो 3 अंक हो जाएगा, इससे कम करेंगे तो 1 अंक हो जाएगा। 2 अंक की कितनी संख्या जो 3 से कटे? तो सबसे पहला संख्या कौन होगा? 10 कटता है 3 से? नहीं कटता है। 11 कटता नहीं, 12 कटता है, 15 कटता है, 18 कटता है, 99 तक कटेगा 3 से। क्लियर है? 99 तक 3 से कट जाएगा। अब जब कट जाएगा तो काट दो। और क्या, ये क्या है? लास्ट वाला अंतिम पद है, ये हमारा ए है, इसका अंतर क्या हमारा 3 डी है। तो 99 ए प्लस होता है ना टी एन फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है? 12 है, एन तो निकालना है, और डी कितना है? 3 है, गुना भाग करो 3n माइनस 3। तो 12 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा? 9 प्लस 3n। ओके, इन 9 को इधर भेज दीजिए। तो 99 और 9 प्लस हो जाएगा, क्या बनेगा? माइनस 3n। तो 90 बराबर 3n। काट दो, 90 कितना पीस है? 30 पीस है जो 3 से कट जाएगा। अगला सवाल, किसी पासे को फेंकने पर सम आने की क्या प्रक्रिया है? किसी पासा को फेंकेंगे, पासा क्या होता है? पासा होता है ना जो लूडो खेलते हैं जिसमें रहता है। तो पासा में 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 4 5 और 6, यही तो आ सकता है। 4 5 6 है ना, इतना ही तो आ सकता है। तो बोलते सम संख्या, तो सम संख्या देखो 1 बार आ रहा, 2 बार आ रहा, 3 बार आ रहा, 3 बार संभावना क्या आ सकता है, यानी कि 3। और टोटल संभावना कितने हैं? टोटल घटना कितने घट सकता है? हो सकता है एक, हो सकता है सम नहीं आए, 1 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, यानी कि 6 घटनाएं घट सकता है टोटल। और संभावना सम संख्या आने की संभावना 3 बार है, लेकिन टोटल घटना घटने की संभावना 6 बार है। तो 3 दूना 6, 1/2। बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ा दिया हूँ इस चैप्टर को। अच्छा, जो स्टूडेंट ना मैथ का, एनसीईआरटी मैथ का जो अभी नहीं पढ़े हो ना, छूट गया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे सारा लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो चित्र बोला तो चित्र मुझे बनाना पड़ेगा पहले, तभी तो समझिएगा आप। बोलेगा सर चित्र कहाँ से आ गए? ABC और यहाँ पे D, यहाँ पे F। अब देखो समझो, AD अनुपात AB, AD अनुपात AB। देखो जैसे मैं समझा रहा हूँ उसे समझो। AD अनुपात AB बराबर AE अनुपात X, था X का वैल्यू निकालना है। तो AE, जब इधर से AD आया था तो हम इधर से AE ले लिए, फिर AB आ गया तो हम भी इधर से AC कर देंगे। मतलब जैसा क्या बोलते हैं, जैसा राजा वैसा प्रजा बोलते हैं ना, वही हाल करना है यहाँ पे। ठीक है, ये इधर से AD है छोटका वाला में, तो हम भी छोटका वाला में AD कर लिए, फिर बड़का वाला में AB चल गए तो हम भी AC चल गए। तो क्या फिल हो जाएगा यहाँ पे? AC फिल हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा? C हो गया, राइट है ना। अगला देखो, लो अब आपका दिमाग थोड़ा सा प्रेशर मारेगा, एकदम पंपिंग मारेगा, डंपिंग करेगा। द ऑनेस्ट क्या होगा यहाँ पे? तो गरीब लोग, सॉरी ऑनेस्ट मतलब क्या होता है? ईमानदार। और द ऑनेस्ट लगे तो ईमानदार लोग क्या होते हैं? ईमानदार लोग अक्सर गरीब होते हैं, और अभी भी होते हैं, इसलिए होते थे नहीं करेंगे, होते थे नहीं, अब पहले भी होते थे और अभी भी होते हैं, इसलिए प्रेजेंट हमको देखना है। और आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। इज नहीं बल्कि आर, क्योंकि द ऑनेस्ट हो गया तो द ऑनेस्ट प्लुरल हो गया ना, मतलब गरीब, क्या बोल रहा हूँ मैं, ईमानदार लोग, इसलिए प्लुरल है तो आर लगाएंगे। लो आ गया ट्रांसलेशन, मैं सोमवार से अनुपस्थित था। तो आय पर ये देखो, आय के साथ क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं कि हैज लगाते हैं? आय के साथ हैव लगता है, तो हैज तो गया काम से, ये हैज भी गया काम से। चलो अब देखो, मैं सोमवार से अनुपस्थित था, मतलब सोमवार से। तो अब यहाँ पे हैव बिन होगा, क्या होगा? आई हैव बिन एब्सेंट सिंस लास्ट मंडे। आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा, राइट आंसर। ओके, अगला देखो, ही सेड आई एम प्लानिंग टू माइग्रेट। क्या बनाना है इसका? नरेशन चेंज करना है। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते थे? ही सेड को ही सेड लिख देंगे, फुल स्टॉप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लिख देंगे। चलो ठीक है, डायरेक्ट यहाँ तक तो सब ठीक है। आई कौन सा है? फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट में ही है तो ही होना चाहिए। आई क्यों दे दिया? गया काम से, गया काम से। अब हमारे ये दोनों ही।
उसके बाद देखिए ना शेड यहाँ पे है, जब यहाँ पे शेड रहेगा ना तो इसका टेंस में बदलाव आ जाएगा। जब भी यहाँ पे शेड रहेगा तो टेंस बदलाव, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस बदल देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बदल देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट बदल देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल देंगे। और भी अलग अलग रूल है कि पास्ट इंडेफिनिट हो तो पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, है ना, इस तरह से। तो अब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, तो इज आई एम के जगह पे क्या होगा, वाज होगा। अब यहाँ देखो इज दे दिया, खत्म, आंसर हमारा क्या हो गया, ए हो गया। बाकी तो सब वही है। ही वेंट टू विलेज, खाली जगह फुट, गाँव गया, फुट मतलब क्या होता है, पैर, और पैर से चलना होता है ऑन फुट, ये फ्रेजल वर्ब है, ऑन फुट मतलब पैर, है ना। देखो ही वेंट टू द विलेज ऑन फुट मतलब वो पैर से चलकर जो है विलेज गया। ओके, आंसर क्या होगा हमारा, आंसर हमारा सी होगा। अगर रहता कार तो क्या करते, बाई कार, साइकिल तो बाई साइकिल, ठीक है। ये देखो स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट करना है, स्पेलिंग इमरजेंसी कौन सा देखो अंडरलाइन हो जाओ ना। अच्छा आपको मैं एक बात बताऊँ ये तो खैर चोरी हो जाएगा अगर मैं बता दूंगा तो, ठीक है। एक्सेल जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, जिसमें पढ़ा रहा हूँ, MS वर्ड है, इसमें क्या अगर स्पेलिंग गलत लिखेगा ना तो अंडरलाइन रेड आ जाएगा। एक नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, जब भी आप कभी कंप्यूटर सीखोगे ना तो MS वर्ड होता है, ठीक है, MS वर्ड। इसमें जब अगर कोई वर्ड अगर गलत लिखा होगा, अंग्रेजी में कोई वर्ड अगर गलत लिखा होगा तो उसके नीचे रेड वाला अंडरलाइन आ जाएगा। अब देखो रेड यहाँ पे है तो जाहिर सी बात है गलत है। आज देखो इसमें कुछ नहीं है, मतलब ये सही है, सही बिल्कुल यही सही है, EMERGENCY, ठीक है। तो ये बात आप याद रखें, जब भी कंप्यूटर चलाएं तो अगर आप कुछ लिख रहे हैं और उसके नीचे अंडरलाइन आ गया तो गलत हो जाएगा। अच्छा ये सिर्फ इंग्लिश वाला में, ऐसा नहीं कि आप लिख रहे हैं राजू तो राजू तो कंप्यूटर राजू थोड़ी समझ रहा, कंप्यूटर समझ रहा है इंग्लिश समझ रहा है, इंग्लिश हिंदी नहीं समझ रहा, ठीक है। राजू लिखेगा तो अंडरलाइन कर देगा, ठीक है, समझ आ रहा ना। अशोक लिखेगा तो अंडरलाइन कर देगा वो, ठीक है। इसलिए उन नाम पे नहीं जाना, ठीक है, इंग्लिश पे जाना। अगला देखो, लो फिर आगे सोशल का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई, कि कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता है इस सवाल को, जरा बता दो हाथ उठा करके कि कौन बंदा नहीं जानता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी, है ना। RSS KB हेडगेवार, है ना, बहुत बार मैं पढ़ाया हूँ। अगला देखो सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, बताओ यार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले अध्यक्ष, यहाँ पे मैं 2-3 सवाल बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो बता पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, विमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे, विमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, कहाँ, मुंबई में हुई थी, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर पहली महिला अध्यक्ष बोलते ना, मेरी बात सुनो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बोलेगा तो एनी बेसेंट, क्या होगा, एनी बेसेंट, ठीक है, नाम से लिखना। तो पहली महिला बोल देगा ना, पहली महिला तो हो जाएगा एनी बेसेंट। और अगर सवाल बोल दे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला तो हो जाएगा सरोजनी नायडू, क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू, ठीक है, याद रखेंगे। तो सरोजनी नायडू कब होगा, जब पहली भारतीय महिला बोलेगा ना तब हो जाएगा सरोजनी नायडू। अगर भारतीय नहीं बोलेगा, सिर्फ बोलेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला तो हो जाएगा एनी बेसेंट। क्लियर हो गया, बाकी तो आप जानते हैं। अच्छा लास्ट में एक सवाल पूछूंगा, ठीक है, आप लोग मुझे कम जवाब देना। अगला देखो, सिपाही विद्रोह कब होता है, यही ना, सिपाही विद्रोह जानते हैं, सिपाही विद्रोह, है ना, गदर सिपाही गदर। तो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था, है ना, 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। यहीं से आज़ादी की लड़ाई जो है ना, मतलब सब लोग की चरखा जल गया था। मंगल पांडे नाम का एक आदमी था, मंगल पांडे, मेरठ से शुरू हुआ था। और इसके बाद हर जगह के लोग, बिहार से, पटना से, कानपुर से, मतलब इलाहाबाद से, कहाँ से लोग जो है इसका जो है इसके नेतृत्व में जो है मतलब इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, यहीं से मतलब शुरू हो गया। अब देखो जी, कौन संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए निश्चित है, मतलब कि भारत का जो पैसा जारी करते हैं ना, पैसा जो यूज करते हैं, तो वो कौन सा इसमें से है जो पैसा जारी करता है, तो होता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में थी, याद रखना। मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है, मुंबई में, ठीक है, मुंबई इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। और बाकी तो सब अलग अलग है। SBI तो बैंक ही है, ठीक है। और एक बात और मैं बता दूं कि जो रिजर्व बैंक होता है ना, रिजर्व बैंक, इसमें हम लोग खाता नहीं खोल सकते हैं। इसमें जो खाता खुलता है ना वो बैंक का ही खाता खुलता है, यानी कि
स्टेट बैंक खाता खोल सकता है, पंजाब नेशनल बैंक जाके इसमें खाता खोलेगा। यानी कि कोई व्यक्तित्व, ये बैंक नहीं है, व्यक्तित्व बैंक नहीं है, व्यक्तित्व खाता नहीं खोल सकता इसमें बैंक को खाता खोलता है। ठीक है, अब देखो लास्ट सवाल देखो जी, अब कितना हल्का सवाल दिया हो, सुनामी आ जाएगा लास्ट टाइम लास्ट टाइम सुनामी आ जाएगा कि मानव जनित आपदा कौन नहीं है, कौन नहीं है, ये तो आदमी ही तो करता है, ये भी तो आदमी से होता है, ये भी सुनामी, हा अल्लाह ना कर सुनामी कभी आए ऐसा। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कैसा लगा आप लोग को पढ़ के? मैं आपसे वादा किया था 30 मिनट में, लेकिन 35 हो गया, 5 मिनट ज़्यादा हो गया। ठीक है, बस फटाफट ख़त्म करेंगे इसको। आपको 50 में कितना सही हुआ? मेरे ख्याल से जो कंटिन्यू पढ़ रहा था भाई, एकदम क्वेश्चन बड़ा ईजी था, क्या बोलते दाल भात चटनी टाइप का था सवाल। तो 50 में तो 50 आंसर आ गया होगा। नीचे कमेंट करना। और आपको पढ़ने में कितना मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया? मतलब मज़ा ये इस बिना पे आया होगा कि कभी साइंस, कभी मैथ, कभी सोशल, कभी हिंदी, कभी इंग्लिश, है ना। तो इसमें तो खैर मज़ा आ गया, माइंड फ्रेश हो गया होगा आपको। चलो तो नीचे अपना प्यारा वाला कमेंट जरूर करना ताकि मैं इसको यूज दे सकूँ आपको। ओके, बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।